हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार के नंबर 1 एवं विश्वसनीय ऑनलाइन संस्थान बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में आप लोग लगे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में चैप्टर पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ाएंगे। यानी बेटा आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में दो बुक चलती है। पहली क्या है, समकालीन विश्व में राजनीति है और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो यानी आज के इस सेशन में जो दूसरी बुक है बेटा, उसको लेकर के आए हैं। आप लोग एकदम बाकायदा, एकदम व्यवस्थित तरीके से सारी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि कोई डाउट है आपके मन में तो आप जो है कमेंट करके उसको बेटा पूछ सकते हैं। आपके जवाब जो है हम बिल्कुल देंगे बेटा। बिना विलंब किए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। आप सब पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। जब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की, तो सबसे पहले आपके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर जो है राष्ट्र निर्माण का मतलब यहां पर क्या होता है। देखिए बेटा, जो राष्ट्र निर्माण एक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा पहले आप लोग समझें। यानी कोई भी राष्ट्र है तो उस राष्ट्र का निर्माण करते समय उसके समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां आती हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस चैप्टर में आप लोग इसी के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से जानेंगे बेटा। यानी यहां पर बेटा जब हम बात करते हैं अपने भारत के देश के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत देश को पहले अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। यानी अखंड भारत का मतलब ये होगा कि भारत का जो है कभी भी जो है खंड नहीं होगा, इसीलिए इसको अखंड भारत कहा जाता था। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां और ऐसी कुछ परिस्थितियां आई जिनकी वजह से जो भारत देश था इसके दो टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया और एक टुकड़ा भारत हो गया बेटा। यानी जो भारत एक नया राष्ट्र बना, इस भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और कैसे कैसे जो है भारत के गठन के क्रम में क्या क्या परिणाम सामने निकल के आते हैं, इन सभी बिंदुओं को आप लोग बाकायदा देखेंगे बेटा। लेकिन यहां पर हम बेटा चुनौतियां जो है, इस चुनौतियों को पढ़ाने से पहले आपको एक इसके पहले का भी इतिहास बताएंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में जो है यहां से भी प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो अपना भारत देश था, इस भारत देश को जो है दो भागों में, दो टुकड़ों में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तरफ जो है मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे, एक तरफ जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। इन दोनों में ऐसी क्या स्थितियां और परिस्थितियां आई जिसकी वजह से टकराव होने लगा, और दोनों जो हिंदू और मुस्लिम थे ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए, और दोनों जो है एक नया राष्ट्र का निर्माण क्यों किया गया। यहां पर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे बातों को बेटा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि मैं बात करने वाला हूं 1930 से 1935 के दशक की कहानी। 1930 से 1935 के दशक की मैं बात करने वाला हूं बेटा। यानी इस समय एक ऐसी कुछ स्थितियां और परिस्थितियां आई थी जिसके कारण कहीं न कहीं हिंदू जो थे और जो मुस्लिम थे, इन दोनों के बीच जो है टकराव होना प्रारंभ हो गया। और इन टकरावों में देखा जाए तो क्या क्या बातें निकल के आती हैं बेटा। तो यानी जो मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिद होती है, ध्यान से आप लोग बातों को नोट करते चलेंगे। जो मुस्लिम समुदाय की मस्जिद होती थी, तो मस्जिद के सामने जो है जो हिंदू धर्मावलंबी होते थे ये कार्यक्रम चलाते थे। और वो कार्यक्रम क्या क्या चलाते थे यहां पर देखेंगे बेटा। संगीत कार्यक्रम चलाते थे, संगीत, गोरछा, आर्य समाज का शुद्धिकरण, आर्य समाज का शुद्धिकरण।
यानी मस्जिद के सामने जो हिंदू धर्मावलंबी थे ये संगीत का कार्यक्रम रखते थे। संगीत का मतलब हो गया जैसे यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान करते थे, वेदों से संबंधित मंत्रोच्चारण करते थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे इनको जो है आहत पहुंचता था और ये जो है अपने धर्म के प्रति जो है पूजा पाठ नहीं कर पाते थे मस्जिद जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते थे। और इसी क्रम में गोरछा यानी गायों की रक्षा करने का कार्यक्रम करते थे। और आर्य समाज की शुद्धिकरण का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं इनको जो है धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट किया जाता था, अर्थात जो आर्य समाज का शुद्धिकरण है इसमें जो मुस्लिम होते थे इनको जो है धर्म परिवर्तित जो है कराया जाता था। ये कार्यक्रम चलाए जाते थे बेटा, और इससे जो है जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं इनको ठेस पहुंचती थी। और इसी क्रम में फिर आगे जो है जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं इन्होंने भी कार्यक्रम चलाना प्रारंभ कर दिया। यहां पर आप लोग देखेंगे मुस्लिम, और ये क्या करते थे, तबलीग और तंजीम कार्यक्रम चलाते थे। अर्थात इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं इनको मुस्लिम में धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अर्थात आपने यहाँ पर क्या देखा, हिंदू और जो मुस्लिम हैं इन दोनों के जो है प्रति एक दूसरे के जो है वैमनस्य बढ़ने लगा था। और इसी वैमनस्य के क्रम में ही आप आगे देखेंगे तो हिंदू धर्मावलंबी के जो समर्थक हैं इन्होंने एक जो है स्थापना किया था आरएसएस की। 27 सितंबर 1935 को प्यारे बच्चों आरएसएस की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी नागपुर में की गई थी, नागपुर में की गई थी। और किसने किया था, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। अर्थात ये जो आरएसएस की स्थापना किया गया था इसमें क्या होता था कि जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं ये जो है अपने धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार करते थे। और जब इसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों तो उस समय इसमें जो है कुल 40,000 लोग ही शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे देखते हुए इसमें लगभग जो है संख्या कितनी हो गई, 1 लाख के आसपास हो गई, 1 लाख के प्यारे बच्चों आसपास हो गई। इस तरह से ये जब आरएसएस गठित किया गया तो आरएसएस के गठन होने के क्रम में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं इनको जो है बहुत बड़ा यहाँ पर क्या बेटा देखना पड़ा, नुकसान देखना पड़ा। इसी क्रम में फिर यहाँ पर क्या होता है, एक चुनाव होता है। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव होता है। और इस चुनाव में जो है एक ऐसी नई राष्ट्रीय पार्टी थी जो उभर कर आती है और जिसे आप लोग जानते होंगे, भलीभांत तरीके से जानते हैं, और जो वर्तमान में भी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेटा। तो ये जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ तो इस चुनाव में आप देखेंगे तो टोटल बेटा जो है 1585 सीटों पर, टोटल 1585 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। और इन 1585 सीटों में बेटा देखा जाए तो कौन कौन सी प्रमुख रूप से पार्टियां उभर करके आती हैं, तो इसमें जो है 3 पार्टियां उभर कर आती हैं इस चुनाव में। जो पहली पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो दूसरी पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, और जो तीसरी पार्टी थी वो थी संघवादी पार्टी। बेटा देखेंगे आप लोग, संघवादी पार्टी। अब यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी इसको टोटल कितनी सीटें मिली थी, आप ध्यान देंगे बेटा, 711 सीटें, 711 सीट मिली थी। और यहां पर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी प्यारे बच्चों इसको जो है टोटल 106 सीटें मिली थी। और यहां पर जो संघवादी पार्टी थी इसको नियर अबाउट जो है 101 सीट मिली थी,
101 सीट मिली थी। अब यहां पर प्यारे बच्चों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी में कौन जो है सामने निकल के आता है, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो मुस्लिम लीग है इसमें कौन उभर कर आता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और यहां पर क्या थे, हयात खान। हयात खान। अभी तो आपने यहां पर उपरोक्त में देखा कि भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है विवाद चल रहा था। अब इसी क्रम में जब बेटा यहां पर जो चुनाव होता है 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होता है, इस प्रांतीय चुनाव में आपने देखा कि जो मुस्लिम लीग है इसको हार मिलती है। और ये जो चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों, ब्रिटिश जो प्रांत हैं उन्हीं ब्रिटिश प्रांतों में हुआ था, अर्थात जो 11 प्रांत है यहीं पर चुनाव हुआ था। और इस पार्टी में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसको पूर्ण बहुमत मिली थी। अब ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे इनको जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है ये क्या किया, यहां से कांग्रेस से जो है इन्होंने गठबंधन किया, अर्थात तो पहले जो संयुक्त प्रांत था, इस संयुक्त प्रांत से मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि हम जो है शासन सत्ता का जो है संचालन करें। तो पहले तो नेहरू जी ने हाँ कह दिया था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर कांग्रेस मंत्रालय ने अपनी कुछ नीतियां जारी की। अब आप लोग देखेंगे भाई नीतियां क्या थी कांग्रेस मंत्रालय की। कांग्रेस मंत्रालय स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते चलिए बेटा, बाद में एकदम बाकायदा आपको समझाते चलेंगे। देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस जो मंत्रालय है इसकी नीतियां क्या आती हैं। तो कांग्रेस मंत्रालय ने बेटा अपनी नीतियों में ये बताया कि भाई यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी बेटा, जो मुस्लिम लीग थी ये क्या थी, ये जमींदारी प्रथा के समर्थन में थी। जमींदारी प्रथा जो थी ये क्या थी, इसके समर्थन में थी। और कांग्रेस जो है ये इसके समर्थन में नहीं थी, इसीलिए अपने जो यूपी वर्तमान में है इसको पहले संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत से मुस्लिम लीग जो है ये गठबंधन करना चाहती थी, और कांग्रेस ने इनकी इस मांग को ठुकरा दिया, और यहां से ये जो है चुनाव इनको जो है यहां से गठबंधन नहीं करने दिया बेटा। अब इसी क्रम में जब इनको यहां पर इतना बड़ा झटका लगा मुस्लिम लीग को बेटा, तो आगे बताएंगे प्यारे बच्चों। एक बार सारी बातें आप सबको समझ में आ रही है ना, चलिए आप लोग बताएंगे बेटा, सारी बातें समझ में आ रही है ना। अब यहां पर बेटा जब इनको इतना बड़ा झटका लगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, अब इनके मन में एक विचारधारा बनने लगी, अलग जो है पाकिस्तान बनाने की, पाकिस्तान मांग करने की। बिहार बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान है इसकी जो है जन्मदाता कौन है बेटा। यहां पर देखेंगे पाकिस्तान जो है इस शब्द का जन्मदाता बेटा कौन है, तो यहां पर आप आंसर क्या बताएंगे, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ये पाकिस्तान का बेटा क्या है, जन्मदाता है। यानी सबसे पहले इन्होंने ही इस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था नियर अबाउट जो है 1933 में किया था बेटा, क्लियर। लेकिन 1933 से पहले की यदि हम बात करें बेटा, तो ध्यान देंगे आप लोग 1933 में मोहम्मद इकबाल आप लोग पढ़े होंगे ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। तो मोहम्मद बेटा जो इकबाल था, इन्होंने जो पहले 4 प्रांत थे, इन 4 प्रांतों के स्थान पर इन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान की मांग पर इन्होंने बल दिया था मोहम्मद इकबाल ने बेटा। और कब दिया था, 1930 के आसपास, यहीं पर ध्यान देंगे 1930 के आसपास। इस तरीके से यहां पर आपने क्या देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो वैमनस्य चल रहा था, इस वैमनस्य से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान
जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के गठन पर बल दे दिया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ये अपने अस्तित्व में आने लगा बेटा। इसी क्रम में फिर आगे आप पढ़ेंगे बेटा, तो एक ऐसी डेट आती है 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव किया गया था। यानी 23 मार्च 1940 को एकदम जो है बेटा पूर्ण रूप से पाकिस्तान के मांग पर बल दिया गया। और जो लाहौर है बेटा, लाहौर में बहुत ही जो है एकदम जो है हिंसा हुई थी प्यारे बच्चों। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहां तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग बताएं बेटा, क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर जब हिंसा होती है, इसी क्रम में यदि हम आपसे पूछे, बताओ कि आप लोग बताएंगे बेटा फादर ऑफ नेशन के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान देंगे, फादर ऑफ नेशन के नाम से किसे जाना जाता है? यानी पाकिस्तान का बाप किसको कहा जाता है बेटा? वो हो जाएगा क्या? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान का बेटा क्या कहते थे? पिता कहते थे। क्लियर? अब यहां पर आपने इन सारी बातों को देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कैसे कैसे जो है आग भड़क रही थी। अब इसी आग भड़कने के क्रम में प्यारे बच्चों आगे क्या होता है कि भाई जो भारत देश का जब गठन करने के क्रम में कहीं न कहीं भारत के संविधान को के जो है निर्माण करने की भी प्रक्रिया चल रही थी। और ऐसी स्थिति में देखा जाए प्यारे बच्चों कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होता है, तो यहां पर अब आप लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। तो इसका जो गठन हुआ था बेटा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस गठन में देखा जाए तो टोटल 389 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। अभी कहानी तैयार होती है बेटा फिर। अब इन 389 सदस्यों में देखेंगे प्यारे बच्चे कौन कौन सदस्य प्रतिभाग किए थे, कहां कहां से और कैसे इनको सीटें मिली थी। अब इसमें पहला जो था ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे। और दूसरा क्या था बेटा? देसी रियासत थी, देसी रियासत थी। और नेक्स्ट क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। यहां पर प्यारे बच्चों अभी आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पर जो ब्रिटिश प्रांत था बेटा, ब्रिटिश प्रांत से टोटल 292 सदस्यों को चुना गया था। और यहां पर प्यारे बच्चों दो देसी रियासत है, यहां से 93 सदस्यों को चुना गया था। और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है, यहां से 4 सदस्यों को चुना गया था। ध्यान देंगे यहां पर प्यारे बच्चों कि भाई जो ब्रिटिश प्रांत क्या होता था, यानी ऐसे भारत के ऐसे भूभाग जहां पर अंग्रेजों का कब्जा होता था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। यानी उस समय ब्रिटिश प्रांतों की कुल जो संख्या थी बेटा कितनी थी? 11 थी। और इन्हीं 11 प्रांतों से टोटल जो है 292 सदस्यों को चुना गया था। देसी रियासत क्या होता था? भारत के ऐसे भूभाग जहां पर जो है शासन सत्ता का जो संचालन करता था वो रजवाड़ों के हाथों में होता था, राजा महाराजाओं के हाथों में होता था, उसे देसी रियासत कहते थे। और देसी रियासत से 93 सदस्यों का जो है चुनाव किया गया था। और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं, जैसे वर्तमान में क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके से पहले चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे। वो कितने थे? 4 थे। अब ये जानना आपको है कि वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे बेटा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, ए था, ए से क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा।
अजमेर हो जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा, ये दूसरा ये था, और सी से क्या हो जाएगा, कुर्ग हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यानी ये चार क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहां से जो है 4 सदस्यों को चुना गया था। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो सदस्य चुने गए थे इनका कैसे कैसे क्या हुआ था बेटा। ब्रिटिश प्रांत से जो 292 सदस्य चुने गए थे, इनका क्या हुआ था बेटा, इलेक्शन हुआ था, इनका चुनाव हुआ था। और जो देसी रियासत से 93 सदस्य चुने गए थे, इनका बेटा क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। मनोनयन का मतलब क्या होता है, मन को जो भा जाए उसे कहते हैं मनोनयन कहते हैं। जैसे वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है। और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य थे, इनका बेटा चुनाव हुआ था। क्लियर। इस तरीके से यदि हम आपसे पूछें कि संविधान सभा में बताओ आप लोग कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 292 + 4 = 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब देखेंगे बेटा, देखिए जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ बेटा, इलेक्शन होता है। कितनी सीटों पर भी मैंने बताया आपसे, 296 सीटों पर इलेक्शन होता है। क्लियर। अब इस सीटों में देखेंगे भाई किसको कितनी सीटें मिली थी, किसको कितनी सीटें मिली थी बेटा। अब यहां पर जो है कौन कौन सी पार्टी उभर कर आती है, पहली पार्टी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर कर आती है, और जो दूसरी पार्टी आती है वो मुस्लिम लीग उभर कर आती है, और जो तीसरी पार्टी के रूप में आती है, इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, इसको कह देंगे हम क्या, अन्य पार्टी उभर कर आती है। क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों कि भाई यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको कुल कितनी सीटें मिली थी, 208 सीट मिली थी, 208 सीट मिली थी प्यारे बच्चों। और यहां पर जो मुस्लिम लीग है इसको कितनी सीटें मिली थी, टोटल 73 सीट मिली थी। और बेटा जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य पार्टी में देखा जाए बहुत सारी पार्टियां थी, तो उनको जो है टोटल 15 सीट मिली थी, 15 सीट मिली थी। इस तरीके से आप एक बार काउंट करके बताएं तो 8 3 11, 11 5 16, इस तरीके से टोटल बेटा काउंट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 296 सीट हो जाएगा। अब देखिए यानी भाई जब 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो यहां पर भी आपने क्या देखा था प्यारे बच्चों कि इनको क्या हुआ था, मुस्लिम लीग को वहां पर भी हार मिली थी, ये देखा आपने। और इसी क्रम में यहां मोहम्मद अली जिन्ना जब यहां चुनाव लड़ते हैं तो यहां भी बेटा मोहम्मद अली जिन्ना को हार मिलती है। इससे जो है यहां पर जो है आंदोलन और उग्र हो गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्यारे बच्चों। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर भी उभर के सामने आती है। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों देखेंगे कि आगे क्या होता है भाई। यहां पर जब मुस्लिम लीग को हार मिलती है तो हार मिलने के क्रम में बेटा आगे क्या होता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक, यानी जो भारत देश है इस भारत देश का निर्माण करने के लिए जो है क्या हुई थी, संविधान सभा की बैठक चल रही थी। ध्यान देंगे, संविधान सभा की बैठक चल रही थी। बैठक यानी यदि आपसे पूछे कि भारत का जो संविधान है इसका निर्माण करने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी बेटा, तो आप क्या बताएंगे, 12 बैठक हुई थी, टोटल 12 बैठक हुई थी। लेकिन अपना बेटा जो भारतीय संविधान है ये 11वीं जो बैठक है, इसी बैठक में ही बनकर तैयार हो गया था भारत का संविधान। और ये जो 11वीं बैठक है बेटा ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली थी भाई। अब पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक में ही जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे अर्थात मोहम्मद अली जो जिन्ना था, इन्होंने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया और इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है एक अलग संविधान होना चाहिए, और पाकिस्तान की जो है इन्होंने मांग कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी,
दूसरी बैठक होने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। ये आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछा जाता है। क्या पारित किया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, जिसके तहत यहां पर क्या हुआ था प्यारे बच्चों? 14 अगस्त और 15 अगस्त को दो नए राष्ट्रों का गठन हुआ। यानी 14 अगस्त को प्यारे बच्चों क्या बना था? पाकिस्तान का गठन हो गया था। पाकिस्तान का गठन हो गया था और 15 अगस्त को प्यारे बच्चों इंडिया का गठन हो गया था। इस तरीके से यहां पर पूरा बेहतरीन तरीके से आपने कवर किया कि कैसे कैसे भूमिका तैयार होती है इस भारत के आजादी के क्रम में। आपने यहां पर बातों को देखा। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे कि भाई जब भारत देश आजाद हो जाता है तो ये क्या था? नया नया राष्ट्र जब बनता है तो इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। लेकिन इसी आजादी से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना आई थी। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने जो है भारत में, ये लॉर्ड माउंटबेटन आए थे और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन तीनों के समक्ष जो है एक प्रस्ताव रखे थे कि भाई जो है भारत जो है इसके टुकड़े ना हो। और लॉर्ड माउंटबेटन ये जो था बेटा ये भी चाहता था कि भारत के टुकड़े ना हो, लेकिन वहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये किसी भी प्रकार जो है बातों को मानने को तैयार नहीं हुआ और इसकी जो मांग थी भारत मतलब पाकिस्तान के गठन की जो है ये मांग पर अपने अड़ग था बेटा। तो ऐसी स्थिति में जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत में आई थी, ये कब आई थी? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो आप क्या बताएंगे? 3 जून 1947 को आई थी। क्लियर? अब भारत बेटा आजाद हो गया, लेकिन भारत आजाद जब हुआ तो आजाद से पहले अपने भारत देश की स्थिति थी क्या क्या थी? भारत देश में कैसे कैसे जो है शासन सत्ता का संचालन किया जाता था, थोड़ा सा आप इस बात को भी जानेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी 1947 से पहले, आजादी से पहले की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कैसे इतिहास रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। पहला क्या होता था? ब्रिटिश भारत होता था। ब्रिटिश भारत होता था। और ब्रिटिश भारत के बाद बेटा यहां क्या होते थे? दूसरे में रजवाड़े होते थे। दूसरे में रजवाड़े होते थे। रजवाड़े या इसी को कहते हैं देसी रियासत। देसी रियासत। क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ब्रिटिश भारत है ये कैसे कैसे था? ब्रिटिश भारत, ठीक। ब्रिटिश भारत में क्या होता था? एक था भारतीय, एक भारत था और दूसरा क्या था? पाकिस्तान। यानी जब भारत आजाद हो गया तब कैसी स्थिति बनती है? एक भारत का गठन होता है, दूसरा पाकिस्तान का गठन होता है। और ये जो पाकिस्तान है ये जब गठित किया गया था 14 अगस्त 1947 को, तो ये दो भागों में था बेटा। एक तरफ क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। और दूसरी तरफ क्या था बेटा? पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसी को ही पाकिस्तान का दर्जा दिया जाता है। और जो रजवाड़े थे तो रजवाड़ों के पास जो है 3 ऑप्शन थे। रजवाड़ों के पास जो है बेटा 3 ऑप्शन दिए गए थे। वो ऑप्शन क्या क्या थे यहां पर आप लोग देखेंगे। ये यदि चाहते हैं, यदि चाहें तो
भारत के साथ जा सकते हैं, यदि ये चाहते हैं तो भारत के साथ जा सकते हैं, और यदि चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और यदि ये चाहते हैं तो अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। इनके पास जो है 3 विकल्प रजवाड़ों के पास दिए गए थे, और यहाँ पर कुछ ऐसे रजवाड़े सामने निकल कर आते हैं जो अपना जो है विलय भारत में नहीं करना चाहते थे, और ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दम पर जो है रजवाड़ों का विलय भारत में किया था। बेटा वो कहानी आपको बाद में हम बताएंगे। यानी यहाँ पर आपने पूरा देखा एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे कैसे क्या स्थितियां आई भारत को जो है आज़ादी के क्रम में। बेटा क्लियर। अब जब भारत आज़ाद हो जाता है बेटा, तो इसके समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां निकल के सामने आती हैं, इसको आप लोग देखेंगे। बेटा सबसे पहली चुनौती क्या आती है, यहां पर देखेंगे बेटा कि जो पहली चुनौती आती है एकता, यानी जो लोकतांत्रिक जो पद्धति है इसके अनुसार जो है शासन सत्ता का संचालन किया जाए, और भारत में जो है बेटा समान लोगों के साथ जो है समता पूर्वक जो है न्याय का जो है संचालन किया जाए। तमाम प्रकार की चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौतियों को बताने से पहले यहां पर हम जो है आपके कंटेंट लेकर के आते हैं, यहां पर थोड़ा आप लोग देखते चलेंगे। बेटा चलिए पॉइंट टू पॉइंट आप बातों को देखेंगे। गुलामी के बाद की कहानी देखेंगे प्यारे बच्चों। पहले गुलामी के बाद की कहानी, पहला पॉइंट क्या है, पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है इसका जन्म कैसे हुआ था। सन जो है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इसके पहले सन 1930 में शायर बेटा मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 4 प्रांतों को, उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों में क्या था, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान, जिसे सूबा ए सरहद के नाम से जाना जाता था, इनको मिलाकर के बेटा एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। एक अलग राष्ट्र का मतलब बेटा वही क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की मांग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग बाकायदा अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और बिहार बोर्ड में यहां से जो है क्वेश्चन बनता है। आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। और 1900 मतलब कितने प्रांतों को मिला करके जो है मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की मांग करना चाहता था, तो आपको क्या बताना बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट हो गए। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे आप लोग। देखिए पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव का बात है बेटा, 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव बेटा, पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, आपकी एग्जाम में बहुविकल्पी में प्रश्न आता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव के का गठन कब किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 23 मार्च 1940 को किया गया था। बेटा मोहम्मद अली जो जिन्ना है, इनको क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, यानी इनको पाकिस्तान का पिता कहा जाता है। और अपने यहाँ बेटा राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में तेजी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बेटा इसी क्रम में देखेंगे कि संविधान सभा का बेटा होता है गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है। टोटल इस सभा में बैठक में कुल 389 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, और इस प्रतिभाग के क्रम में ब्रिटिश प्रांत जो थे, यानी जो 11 प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से टोटल 292 सदस्यों को चुना गया था। यानी ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जाए तो बेटा आप क्या बताएंगे, 11 प्रांत थे। और इन 11 प्रांतों से जो 292 सदस्य हुए थे, इनका चुनाव हुआ था। क्लियर। जो देसी रियासत थे, देसी रियासत से 93 सदस्यों का क्या हुआ था बच्चों, मनोनयन हुआ था। ठीक है ना। इसी क्रम में जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत है, यहां से 4 सदस्यों का बेटा चुनाव हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो देसी रियासत है, देसी रियासत से कितनी सीटें थी बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि 296 सदस्यों का
चुनाव होता है बेटा। यानी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में से जुलाई अगस्त 1946 में 296 सदस्यों का बेटा चुनाव होता है। अब इस चुनाव में देखेंगे कैसे कैसे क्या रिजल्ट आते हैं बेटा। जब 296 सदस्यों का चुनाव होता है प्यारे बच्चों, तो जो कांग्रेस पार्टी है इसको टोटल 208 सीट मिलती है, और जो मुस्लिम लीग पार्टी है इसको टोटल 73 सीट ही मिलती है, और अन्य जो पार्टियां हैं इनको टोटल 15 सीटें मिलती हैं। यहां पर मैंने आपके लिए कंटेंट इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि बिहार के बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आंसर जो है आपको बताना होता है, इसीलिए बेटा यहां पर लेकर के आए हैं। अब प्यारे बच्चों आगे देखेंगे कहानी क्या आती है। भारत का विभाजन करने के लिए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, और यह अधिनियम 14 अगस्त और 15 अगस्त को लागू हुआ, जिससे बेटा क्रमशः क्या बने, पाकिस्तान बना और भारत बना। इसी क्रम में भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा की बैठक हुई बेटा, तो उस बैठक में केवल 299 सदस्य ही रह गए, जिसमें 12 महिलाएं थी बेटा। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा कि भाई जो विभाजित संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कम क्यों हुई, क्योंकि जो पाकिस्तान था बेटा वो पाकिस्तान के गठन की प्रक्रिया चलने लगी, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, इसीलिए जो है संविधान सभा में कम सदस्यों ने यहां पर प्रतिभाग किया। और इस बैठक में टोटल 12 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यदि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे बेटा, 15 महिलाएं संविधान सभा में कुल थी। क्लियर। अब देखेंगे बेटा आगे, देखिए 1947 जो था, 1947 में भारत की स्थिति क्या थी, तो ब्रिटिश भारत था। पहला क्या था बेटा, ब्रिटिश भारत था। यानी ब्रिटिश भारत मतलब भारत के ऐसे भूभाग जहां पर जो है शासन सत्ता का संचालन अंग्रेज लोग करते थे, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और दूसरे क्या थे, रजवाड़े, और रजवाड़े की जो थे बेटा इसमें कुल 565 जो है सीटें थी। अब जो ब्रिटिश भारत था, यहाँ जो है ब्रिटिश भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक में भारत बना दिया गया और दूसरा पाकिस्तान बना दिया गया। अब पाकिस्तान का जब निर्माण किया गया था तो 2 पाकिस्तान बनाया गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था प्यारे बच्चों और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसी को ही पूरा पाकिस्तान का दर्जा दिया गया था। अब जो रजवाड़े हैं तो रजवाड़ों के पास जो है 3 ऑप्शन दिए गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का जब गठन हुआ था तो पहला ऑप्शन इनको दिया गया था, तो चाहे तो आप बेटा भारत में जा सकते हैं, यानी भारत में चाहे तो आप जा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। और कुछ ऐसे रजवाड़े थे जैसे हैदराबाद था, मणिपुर था, जम्मू कश्मीर था, ये ऐसी देसी रियासत थी जो अपना भारत में विलय नहीं कर रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बलपूर्वक जो है इनका विलय भारत में किया। बेटा आपको आगे बताएंगे, जब हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था तो उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। बताओ बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में, आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसी क्रम में आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, भाई 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट है, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए बेटा, जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने अपनी जो नीति है इन्होंने भारत में प्रस्तुत की थी, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन ने ये चाहते थे कि जो भारत है बेटा, अखंड जो भारत था इसके टुकड़े ना हों। और मोहम्मद अली जिन्ना के समझ जो है अपनी बात को जो है महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, रखे कि भाई भारत का विभाजन ना हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं मानता था बेटा, वो भारत के जो है टुकड़े टुकड़े करना चाहता था बेटा। और इसी क्रम में भारत और पाकिस्तान का गठन हो जाता है। क्लियर। यहां तक एक बार बताएं बेटा, आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हैं। अभी तक आपने जितना कंटेंट देखा बेटा, यहां तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यहां पर देखेंगे बेटा, ये जो डायग्राम है यहां पर जो आप येलो कलर में देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ब्रिटिश भारत है।
क्या है बेटा, ब्रिटिश भारत है। और मैंने अभी आपसे बताया ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे बेटा, कुल 11 प्रांत थे। और यहाँ पर जो ये हल्का हल्का नीले कलर में दिख रहे हैं बेटा, ये जो भूभाग हैं इसे क्या बोलते थे, रियासतें या रजवाड़े बोलते थे। इनकी टोटल संख्या कितनी थी, 565 थी बेटा। और यहाँ पर स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं हैं, ये आप सभी देख सकते हैं। क्लियर, ये देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान है जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। और इधर क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान है बेटा। ये क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान है। यानी अब यहां पर क्या लिखा है, अब पाकिस्तान लिखा है, यही क्या होता है, पाकिस्तान बनता है बेटा। क्या आप लोग बताएं, एक बार आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। ये जो डायग्राम है बेटा आप सभी को विजुअल है अच्छे से ना। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं कहानी क्या आती है। अभी तक तो आपने जो कुछ पढ़ा अच्छा बेटा पढ़ा, अब आगे की कहानी देखेंगे बेटा। भारत की आजादी, यानी जब 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का गठन होता है, तो यहां से बेटा आपको पढ़ना था, आपके जो सिलेबस है, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे बेटा, तो एनसीईआरटी की बुक में यहीं से शुरुआत की गई है बेटा। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में यहीं से ही शुरुआत की गई है। लेकिन मैंने इसके पहले का भी इतिहास थोड़ा आपको बताया ताकि आपके दिमाग में प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, ताकि आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकें बेटा। अब आगे देखेंगे कहानी, अब जब प्रारंभ होती है, भारत की आजादी थी बेटा। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद प्यारे बच्चों 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार जो है आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो भाषण दिए थे वहां पर शब्दों का क्या क्या प्रयोग किया गया था, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इन दोनों शब्दावलियों से जो है शुरुआत की गई थी बेटा। ये नाम जो है अलग अलग आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में दिया जाता है, दोनों शब्दों को आप लोग ध्यान दिएंगे बेटा। अब आगे देखिए, ये उस समय का न्यूज़पेपर है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में जो अंग्रेजों का 200 वर्षों से शासन था, इसकी क्या होती है बेटा, समाप्ति होती है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, ये जनता को संबोधित कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर अभी आपने जो ये देखा, ठीक है ना। इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में आगे देखेंगे भाई, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो उस समय दो बातों पर बेटा सबकी सहमति थी। अब वो दो बातें क्या क्या है, ये भी आपके एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं बेटा। पहली बात क्या थी, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा बेटा। यानी आपने देखा था कि हम लोग पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का जैसे मन करता था वैसे हमारे ऊपर शासन का संचालन करते थे, और हम क्या थे, उनके द्वारा बनाए गए कानून का हम लोग पालन करते थे। लेकिन जब भारत देश का गठन हो जाता है तो वहां पर सबकी जो सामूहिक सहमति बनती है बेटा कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, अर्थात जनता लोकतांत्रिक पद्धति से शासन सत्ता का संचालन किया जाएगा। अगला है, सरकार जो है समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। एससी, एसटी, ओबीसी यानी गरीब समुदाय के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन सभी के हितों को देखते हुए शासन सत्ता का संचालन किया जाएगा, ताकि सब वर्गों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हो सके, जिससे जो है पूरा विकास हो सके भारत देश का बेटा। अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, आजाद भारत की नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या क्या हैं, नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या है। और यही क्या था बेटा, आपका लेसन भी था, देखेंगे यही क्या था, आपका लेसन भी था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो यहां पर देखेंगे कि चुनौतियां क्या क्या आती हैं बेटा। मोटे तौर पर भारत के सामने तीन
तरह की चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी एकता एवं अखंडता की चुनौती, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरी थी समानता पर आधारित विकास करना। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की जो चुनौतियां बेटा। पहली चुनौती क्या आती है? एकता एवं अखंडता की चुनौतियां। यानी भाई जब भारत देश जो था, भारत देश के बेटा जब दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया, तो जब दो टुकड़े हो गए तो ऐसी स्थिति में भारत में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फंसे थे। अब ऐसी स्थिति में वहां पर जो है शासन सत्ता का संचालन करने के क्रम में वहां पर क्या था बेटा? एकता को बनाए रखना बहुत आवश्यकता थी, और अखंडता यानी आपसी भाईचारे को बनाए रखना जो है एक बहुत बड़ी ये चुनौती सामने निकल के आती है बेटा। यहां पर देखेंगे भारत अपने आकार, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विविधता यानी भारत देश में जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं, विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग निवास करते हैं, ये विविधता हो गया। में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी बेटा। यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत में जो है विविधताओं में भी एकता है। इस बात को किसने कहा था? आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बेटा। ठीक है ना। अगली क्या है बेटा? लोकतंत्र की स्थापना बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित, यहां पर एक वर्ड कीवर्ड आ रहा है, संसदीय शासन, यानी ऐसी सरकार जिसमें शासन की जो समस्त शक्तियां हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विभाजित होती हैं, उसे संसदीय सरकार कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत देश में है बेटा संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार एक वर्ड आ रहा है बेटा, मौलिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं। और इनका जो उल्लेख किया गया है संविधान का जो भाग 3 है इसमें किया गया है, और इसी भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल जो है 12 से 35 में जो है इनका उल्लेख किया गया है। क्लियर। और अगला है मतदान का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु है, ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार है। और ये जो मतदान का अधिकार है बेटा, इसको संविधान में कब जोड़ा गया? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत जोड़ दिया गया बेटा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। और इसी क्रम में आगे देखेंगे क्या है? समानता पर आधारित विकास करना, यानी भारत जो देश है, भारत देश में मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है समानता के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद जो 14 है इसमें बताया गया है कानूनी समता के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद जो 15 है इसमें भेदभाव के विषय में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 16 है इसमें अवसर की समता के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 17 है बेटा इसमें क्या बताया गया है? अस्पृश्यता की अंत के विषय में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों की समाप्ति के विषय में बताया गया है। यानी समानता पर आधारित जो है विकास करने में क्या है इसमें बेटा? ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए बेटा। यहां पर एक वर्ड मिल रहा है आपको, धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदाय, यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनके हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक जो है इनका उल्लेख किया गया है। और जो धार्मिक की बात की गई है अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बात बताई गई है। एक उम्मीद और आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये जो सेशन आपने देखा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके जवाब का जो है हम आंसर जरूर बताएंगे बेटा। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपका सेशन जो है बहुत बेहतरीन रहा बेटा। और इस सेशन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्द जो है मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बेटा।